हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेल टाइम्स पर। आपको पूरी कहानी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रीबॉर्न ऑफ डेंजरस कपल एपिसोड 10। पर विश्व का टेस्ट कुछ अलग था। उसे खिलौने बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, पर देवयानी के लिए वो बस मुस्कुरा देता है और अपनी आंखों में चमक लिए देखने लगता है, क्योंकि वह अपनी देखो बिल्कुल भी हार्ट और बुरा तो फिर नहीं करवाना चाहता था की वजह से बस मुस्कुराहट कर अपनी आंखों में चमक लिए उसे खिलौने से खेलने लगता है। देवयानी भी बहुत खुश होती है जब विश्व को ये सब पसंद आता है। आखिर उसने कितने सारे सपने रखे थे इसके, और आज वो पूरा हो रहा है। वो कल रात पूरी जगी हुई थी यह सब करने के लिए। आखिर अपने पोते को खुश देखना उसके लिए बहुत जरूरी था। वो हर एक चीज उसे देना चाहती थी जो इन 4 सालों में विश्व को नहीं मिली थी। बहुत सारे खिलौने को उसके सामने करके खुद भी खेलने लगते हैं। तब तक इमली भी वहां पर आ जाते हैं। इमली को आते हुए देखकर विश्व के चेहरे पर जैसे एक अलग ही चमक देख रहे थे। वो अपने चेहरे पर बड़ी ही मासूमियत भरी मुस्कुराहट लिए इमली को देखने लगता है। वही देवयानी जैसे ही इमली को आते हुए देखते हैं तो उसे विश्व के साथ रहने का कर खुद कुछ काम के लिए चले जाते हैं। वही अग्नि स्टडी रूम के बाहर खड़ा होकर अपने हाथों में पड़ी एक बाइक की चाबी और अपने सपोर्ट कार की चाबी को देख रहा था। उसके चेहरे पर जैसे एक अलग ही दर्द दिख रहा था। तारा जब उसे ऐसी दिखती है तो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़कर, क्या हुआ भाई, आपके चेहरे पर इतना दर्द क्यों है? ऐसा लग रहा है भाभी घर ना आकर आप किसी पराये के घर पर आ गए हैं। इतना भी मत दिल को दर्द में डालिए, हम हैं ना यहाँ पर। चलो जल्दी से आपकी सपोर्ट कार की चाबी दे दो मुझे। मैंने भाई से बात कर दी है, उन्होंने कहा कि मैं इसे चला सकती हूँ। कहते हुए वो अपना हाथ आगे कर देती है तो अग्नि उसे देखकर गुस्से भरी आवाज में, मोटी ज्यादा मुंह मत चला मेरे सामने, और अगर मेरी स्पोर्ट कार तूने अपनी नजर डाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहते हुए वो अपने आंखें छोटी छोटी करके उसे देखने लगता है। तो तारा अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट लिए, तो क्या कर लोगे भाई? अगर आपने कुछ किया ना तो आप अच्छे से जानते हो मैं भाई को सब कुछ बता दूंगी। फिर आपकी यह चाबी आपको जो मिलने वाली भी होगी ना वह भी नहीं मिलेगी। कहते हुए अपने चेहरे पर एक मासूमियत भरे एक्सप्रेशन लाती है तो अग्नि कुछ बोलते ही वाला था कि तभी वहां पर विक्रम आते हुए, तुम दोनों यहाँ पर क्यों खड़े हो, क्या हुआ? ये सुनकर तारा बड़ी मासूमियत से, वो भाई मुझे अग्नि भाई की सपोर्ट कर की चाबी चाहिए थी, वही मांग रही हूँ। पर भाई दे ही नहीं रहे हैं, आप ही कुछ बोलिए। इस पर विक्रम अग्नि की तरफ देखा है तो अपने दिल पर पत्थर रखकर अपना कर हिलाते हुए अपनी जानलेवा नजरों से तारा को देखने लगता है, जो बड़ी मासूमियत से उसे ही देख रही थी। जिसे देखकर वह गहरी सांस लेता है और अपनी आंखें बंद करके तारा के सामने अपनी सपोर्ट कार की चाबी दे देता है। जिसे देने के बाद अग्नि का चेहरा ऐसा हो चुका था कि जैसे अब वो अपनी जान ही दे देगा। और वही तारा के चेहरे पर मानो जंग जीतने वाली मुस्कुराहट थी। वो बिना देर किए अग्नि को गले लगा लेती है, फिर जल्दी से विक्रम के गले लगा कर वहां से भागते हुए चले जाते हैं। वही तारा को इतने खुश होते हुए देखकर अग्नि मन ही मन अपना गुस्सा कंट्रोल करने लगता है तो विक्रम अपना हाथ आगे कर देता है, जिससे अग्नि को समझ नहीं पता है तो विक्रम उसे बाइक की चाबी की तरफ इशारा कर देता है। जिसे समझकर अग्नि अपने दिल पर और एक बड़ा पत्थर रखकर वो चाबी विक्रम के हाथों में दे देता है और वहां से मुंह लटका कर चला जाता है। वो दो ही कम जाने वाला था कि विक्रम उसके कंधे पर हाथ रखकर उसके हाथों पर चला भी रखते हुए, आइंदा से अपने बोली हुई बातों के बारे में सोच लेना। गलती से अगर तुम्हारी भाभी के लिए मुझे गलत बात सुनने को मिली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहते हुए वो उसे अपनी ठंडी आंखों से देखा है तो अग्नि बिना देर किए अपना सर हिलाकर वहां से चला जाता है। तो विक्रम गहरी सांस लेकर स्टडी रूम में चला जाता है। स्टडी रूम से कुछ लेकर वहां से सीधा ऑफिस के लिए निकलता है। वहीं दूसरी तरफ मल्होत्रा फैमिली में वहां का माहौल कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा था। सभी सोफे पर बैठे हुए थे। रणवीर का चेहरा मानो गुस्से में लाल था। वह गायत्री की तरफ देखकर गुस्से भरी आवाज में,
माँ आखिर अपने उन सभी को कुछ बोल क्यों नहीं, और ऊपर से इमली ने इतनी बड़ी गलती कर दी है, तो आप उसके बारे में कुछ तो बोलो। आप तो वहां पर उसकी शादी तय करके आ गए हो। ये सुनकर गायत्री उसे देखकर अपने गुस्से भरी आवाज में, तो इसमें गलत ही क्या है? अगर वो बच्ची अपने पसंदीदा शख्स से अगर शादी कर रही है, उसमें कोई गलत बात मुझे नजर नहीं आ रही है रणवीर। वैसे भी उसे बच्चों ने बचपन से लेकर अब तक कुछ मांगा है कि नहीं है, और ना ही उसे कभी खुशी मिली है। तो तुम चाहते क्या हो, मैं उसकी खुशी उसे दूर कर दूं? और वैसे भी विक्रम मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, वो सच में बहुत काबिल है, और मेरी बेटी को खुश भी रखेगा। इसके अलावा मुझे कोई भी बात नहीं करनी है। अब 2 दिन के बाद उसका जन्मदिन है, तो तैयारी शुरू कर दो, मैंने चाहते कि कोई भी गलती हो। कहते हुए गायत्री वहां से चली जाती है। गायत्री के जाने के बाद रणवीर अपने कमरे में आकर गुस्से में दरवाजा बंद करके, इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो इमली तुम? माना तुम मेरी बेटी हो, पर तुम्हें सोच समझ कर सारी चीज करनी चाहिए थी। तुम्हें ढूंढने के लिए मैंने क्या से क्या किया था, और अब जब तुम मुझे मिली हो तो बाजी ही पलटा दिया। आखिर मुझे भी जानना है कि मेरे इशारों पर नाचने वाली कठपुतली कैसे उसे विक्रम वर्धा की उंगलियों पर नाचने लगी है। ऐसे उसने क्या किया है? कहते हुए रणवीर गुस्से में सारी चीजों को फेंकने लगता है। वही सुगंधा जो कैमरे के बाहर थी, वो जैसे ही उन चीजों के टूटने की आवाज सुनती है, तो दरवाजे पर खड़ी रह जाती है। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो एक नज़र कैमरे को देती है और फिर भी ना दे रखी है वहां से चली जाती है। वहीं अंदर रणवीर अपना गुस्सा सर का सारा उन सभी चीजों के ऊपर उतार रहा था। वहीं कनक अपने कमरे में बैठी हुई थी। तभी वहां पर आयुष आ जाता है। आयुष को आते हुए देखकर कनक पूरी तरह से हैरान हो जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। वो हैरानी से, भाई आप सब कुछ ठीक तो है वी? इस पर आयुष उसके साइड में बैठकर, सब कुछ ठीक है छुटकी, बस मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। पर कनक अपना सर हिला देती है। तो आयुष एक गहरी सांस लेकर, क्या तुझे कभी इमली ने बताया था कि उसका और विक्रम का कुछ चल रहा है? मतलब वो दोनों शादी करने वाले हैं, इस बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता था? ये सुनकर कनक अपना सरना में हिला देती है। तो आयुष कुछ सोचते हुए, समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इमली और विक्रम का रिलेशन कैसे हो सकता है। जहां तक मैं विक्रम को जानता हूं वो सभी लड़कियों से दूर हैं, और आज तक उसने कभी भी इमली पर ध्यान नहीं दिया है। फिर ऐसे अचानक शादी करना और इमली का 2 साल बाद आना, बहुत अलग है ये सब। और ऊपर से पापा इतने गुस्से में दिख रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा है कि वो इतने गुस्से में क्यों हैं। अगर इमली ने इतना बड़ा फैसला लिया है, तो जरूर कुछ सोच समझ कर ही तो लिया होगा। और पापा का इतना गुस्सा होना, और रात को कुछ कमरे से आवाज आ रही थी, जिसे मुझे तो डर लग रहा है। और ऊपर से माँ भी कुछ बोल नहीं रही है। ये सुनकर कनक कुछ सोचते हुए, कल मैंने माँ को गार्डन में देखा था 1 बजे। जब मैं पानी पीने के लिए उठी थी, तब मुझे गार्डन में कुछ होने का एहसास हुआ था। मैं जाने वाली थी पर मन कहीं गायब हो गई, पता नहीं क्यों ठीक गार्डन में। ये सुनकर आयुष हैरानी से, क्या गार्डन में थी? और तुमने बताया क्यों नहीं सुबह? कनक गहरी सांस लेकर, आपको तो पता है घर में क्या शुरू? और पापा सुबह से कितना ज्यादा गुस्से में, एक छोटी चीज पर इतना गुस्सा होता रहे हैं। अगर मैंने कुछ बोल दिया होता तो और ज्यादा गुस्सा करते। पता नहीं इमली ने शादी की है, पर पापा को इतना क्यों गुस्सा आ रहा है? वैसे भी उन्हें तो खुश होना चाहिए ना कि इमली की शादी हो रही है। वो एक जगह जा रही है अपनी जिंदगी सेटल करने, पर पापा को जैसे यह बात पूरी तरह से पागल कर रही है। समझ नहीं आ रहा है आखिर क्या चल रहा है। और ऊपर से इमली का ऐसा अचानक शादी करना, यह मैंने कभी। ये सुनकर आयुष कुछ हुए कनक की तरफ देखने लगता है, जिससे कनक को कुछ भी समझ नहीं आता है। वो उसे देखकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, आप अब मुझे क्यों ऐसे देख रहे हो, जैसे मैंने कुछ गलत कर दिया? भाई आप ऐसे से मुझे मत देखो, मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगता है। कनक की बात पर आयुष उसके दोनों हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देखकर, सच सच बता, तेरा तो कुछ है नहीं ना? एक तो पहले ही इमली ने इतना बड़ा शौक हम लोगों को दिया है,
अगर गलती से तुमने दिया तो पक्का घर में एक बड़ा ऐसी बाढ़ आने वाली है, और मैं नहीं चाहता कि मल्होत्रा खानदान की बेइज्जती हो। अगर तुम्हें किसी से प्यार है या तुम रिलेशन में हो तो पहले ही मुझे इस बारे में बता दो, जिससे मैं और पापा उसके घर जाकर तुम्हारा रिश्ता तय कर लेंगे। और झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, जो है वह सच सच बताओ, मैं तुम्हारा भाई हूँ। वही उसकी इस बात को सुनकर कनक का चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ जाता है। उसके पास आयुष के सवाल का कोई जवाब ही नहीं था, और वैसे भी अगर उसने उसे सवाल का जवाब भी दे दिया तो पक्का आयुष उसे पर गुस्सा करेगा, क्योंकि वह अग्नि के बारे में आयुष को बताना नहीं चाहती थी। पहले से ही उसके घर में कम तमाशा हो रहा है। अगर अग्नि के बारे में पता चला तो और भी ज्यादा होगा, क्योंकि वह अच्छे से जानती है कि वर्धा और मल्होत्रा फैमिली के बीच कितनी अच्छी दुश्मनी है। वही आयुष जब ये देखा है कि कनक से कोई जवाब नहीं आ रहा है तो वो उसके दोनों गालों को पकड़कर अपने चेहरे पर एक मजाकिया भरी मुस्कुराहट लिए, मुझे यह उम्मीद ही यही थी तुमसे। मुझे अच्छे से पता है कि मेरी बहन को हैंडल करना किसी के बस की बात नहीं है, और वैसे भी तो बॉयफ्रेंड बनाना तो दूर की बातें हैं। किसी लड़के की तरफ देख ले, यही मेरे लिए बड़ी बात है। अब चल, मैं चलता हूँ, कॉलेज तुम्हें जाना है ना, नीचे आ जाना, मैं जल्दी से ड्रेस अप हो जाता हूँ। कहते हुए वो उसके माथे को चूमकर जल्दी से वहां से चला जाता है। वही उसकी बात को सुनकर कनक अपने सर को दबाते हुए, भाई मैं आपको सच तो बिल्कुल नहीं बता सकती। अगर बता दिया तो पक्का आप अग्नि को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि जो जो उसने किया है बिल्कुल भी सही नहीं है। पर कहीं ना कहीं मैं भी तो उसे चाहती हूँ। पर डर लगने लगा है, पहले ही घर में इतना बड़ा तमाशा है, भगवान मेरा क्या होगा। कहते कहते कनक पूरी तरह से परेशान हो जाती है, पर खुद को शांत करके वह गहरी सांस लेती है और वैसे ही कपड़े चेंज करके जल्दी से नीचे चली जाती है, जहां पर आयुष पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। उसको ऐसे इंतजार करते हुए देखकर कनक मुस्कुरा देती है और उसके काम में जाकर बैठ जाती है। वही इमली विश्व के साथ खेल रहे थे। इस समय विश्व के चेहरे पर की मुस्कुराहट जाने का नाम नहीं ले रहा था। आखिर उसने जो सोचा था वही तो मिल रहा था। इमली पूरी तरह से विश्व के साथ खेल रही थी, जिससे विश्व के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। इमली विश्व के बालों को सहलाते हुए उसकी तरफ देखकर, तो बताओ बच्चा, आज हम क्या क्या कर लेंगे। वैसे भी आज मैं कॉलेज की छुट्टी ले ली है। अब तुम जैसे चाहो वैसे मुझे बताओ, क्या क्या करना है, हम वो सब कुछ करेंगे। इमली अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके विश्व को देखने लगती है, तो विश्व अपनी एक उंगली को अपने गालों पर टेप टेप करते हुए बड़ी मासूमियत से इमली को देखने लगता है। वही उसे देखकर इमली का दिल मानो पूरी तरह से खुशी में झूम उठ जाता है। वो उसके गालों को बड़ी बड़ी से चूमते हुए, बस बस, और कितना तुम्हारी क्यूटनेस से मेरा पूरा दिल बाहर निकलोगे। मेरा बच्चा पता है बहुत ज्यादा क्यूट है। दुनिया के सबसे ज्यादा क्यूटनेस का अवार्ड तुम्हें ही मिलता है। अब चलो हम सोचते हैं हम क्या करेंगे। कहते हुए दोनों एक एक करके हर एक खिलौने को ढूंढने लगते हैं और उनके साथ खेलने लगते हैं। इमली तो यहाँ पर विश्व के साथ बिजी हो जाती है और विश्व भी उंगली का साथ पूरा देने लगता है। वही कॉलेज में जैसे ही कनक आती है तो सभी की तरफ देखने लगते हैं। तभी वहां पर मौली आ जाती है। मौली को आते हुए देखकर कनक पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वही मौली कनक को अकेले आते हुए देखकर, क्या तुम्हारी वो बहन नहीं आई? लगता है उसे लव के बारे में पता चला है, इसी वजह से कॉलेज छोड़कर उसे हॉस्पिटल देखने गई होगी। इस पर आयना भी मौली का साथ देते हैं। ये तो तुमने सही कहा, उसका तो दिल कुछ ज्यादा ही टूट गया होगा। ये सुनकर कनक हैरानी से, तुम दोनों हो को, और तुम दोनों क्या बात क्या कर रहे हो, किसके बारे में ये तो बताओ। और ये लव कौन है? मौली एटीट्यूड के साथ, क्या तुम्हारी बहन ने तुम्हें बताया नहीं कि लव कौन है? चलो मैं बता देता हूँ, लव मेरा बॉयफ्रेंड और उसका एक्स है, जिसे वह अब भी प्यार करती है। इसी वजह से तो वो कॉलेज नहीं आई। अब बताओ कि वह है कहाँ पर। ये सुनकर कनक अपने दोनों हाथ ऊपर की ओर करके, सुनो, तुम्हें लगता है बहुत बड़ी वाली गलतफहमी हुई थी। मेरी बहन जहाँ भी है वो तुम्हारे उसे लव के पास बिल्कुल भी नहीं है। तो बेहतर यही होगा कि तुम अपनी गलतफहमी आपको दूर करो।
ये सुनते ही मौली ही उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराकर, क्यों तुम बताना नहीं चाहते हो कि वह कहाँ पर है? वही मैं सोचूं कि तुम ऐसे नादान कैसे बन सकती हूँ। समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारी बहन के मन में चल क्या रहा है। प्यार मेरे बॉयफ्रेंड से करती है और चक्कर उसे अग्निवर्धा। मौली इतना ही कह पाए थे कि तभी उसके गालों पर उसे एक जोरदार दर्द महसूस होता है जिससे सभी उसे तरफ देखने लगते हैं। और वही कनक मौली के गालों पर 2 थप्पड़ मारते हुए, आइंदा से सोच समझकर बात करो। छोटी हो इसी वजह से शांत थी। पर तुम्हारे दिमाग के अंदर कुछ है या नहीं, सिर्फ कचरा भरा है। रही बात मेरी बहन की तो पहले इन्फॉर्मेशन निकालो, तुम्हारे उसे लव शाय के साथ वह है कि नहीं, फिर यहाँ पर आ जाना अपना गंदा मुंह खोले। कहते कहते इतना गुस्से में उसे देखने लगती है। वही कानों को इतने गुस्से में देखकर सब उसे करके खड़े हो जाते हैं। तभी वहां पर अग्नि और तारा आ जाते हैं। दोनों ही कानों को ऐसे दो पर उसके पास चले जाते हैं। तारा कनक की तरफ देखकर, क्या हुआ है, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मौली की तरफ इशारा करते हुए, इस बिच को लग रहा है इमली इसके बॉयफ्रेंड के साथ है। पता नहीं कौन है इसका बॉयफ्रेंड। और आते ही शुरू हो गई। समझ नहीं आ रहा है इसके अंदर दिमाग है कि नहीं, खाना खा मेरा सर दर्द कर दिया इस लड़की ने, और कह रही है। कहते हुए रुक जाते हैं तो तारा उसकी तरफ देखकर, क्या कहा उसने, और यह है कौन आफत? कनक की तरफ देखकर गुस्से भरी आवाज में कह रही है कि अग्नि के साथ है। जरा बताओ कौन किसके साथ है? लगता है इसे की वजह से बीच में मेरी बहन का नाम खराब हुआ था। इसे तो मैं छोड़ूंगी। कहते हुए वह पीछे देखते हैं तो अग्नि अपने दोनों हाथ पहन के पॉकेट में डाले हुए थे और वह शांति से सामने देख रहा था। तभी वहां पर एलेक्स और नियॉन भी आ जाता है। वही कनक की इस बात पर अग्नि सभी की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर, लगता है तुम लोगों को भी तो कुछ पता ही नहीं है कि मेरे साथ कौन है। एक बात नहीं समझ में आ रही है कि यह वर्धा सारे रूमर्स को हटा सकता है, तो एक रूमर्स को उसने अभी तक क्यों रखा है? सोचने वाली बात है। सोचो, तुम लोगों को जवाब भी मिल ही जाएगा अगर मुझे ऐसी फिर से कुछ देखने को मिला। कहते हुए वह कनक की तरफ देखने लगता है तो कनक अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगती हैं। तो अग्नि उसे एक आंख मार देता है और उसका हाथ पकड़कर तारा को कुछ इशारा करके वहां से कनक को अपने साथ ले जाने लगता है। वही तारा अपने भाई को जाते हुए देखकर खुद से ही, सच में लगता है मल्होत्रा खानदान की सारी बेटियां हमारे ही घर पर आने वाली हैं। मेरे भाई ने सोच लिया है चाहिए तो मल्होत्रा खानदान की ही बेटी है। एक तो आ गई है, दूसरा मेरा ये भाई लाएगा। कहते कहते तारा आयना और मौली की तरफ देखकर, एक बात अपने इस छोटे से दिमाग में डाल रखो को अगर गलती से भी इमली के बारे में कुछ भी तुम दोनों ने कोई खबर फैलता हुआ या कोई भी हो नजर आया तो उसका सामना तारा वर्धा से होगा। और तारा वर्धन कौन है कि बताने की जरूरत नहीं है किसी को। अगर किसी को पता नहीं है तो आ जाओ, मैं बता दूंगी मेरे बारे में। मुझे अपने बारे में बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और सुनने वाला तैयार चाहिए। कहते हुए वो सभी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए एलेक्स और नियॉन के साथ चली जाती हैं। वही मौली गुस्से में सभी की तरफ देख रही थी, सभी आपस में बात कर रहे थे। तो आयना मौली को खड़ा करते हैं तो मौली आयना की तरफ देखकर गुस्से भरी आवाज में, समझ नहीं आ रहा है कि यह इमली कहाँ गई। एक तो कल से लव बेहोशी में सिर्फ और सिर्फ उसे इमली के नाम की माला जप रहा है। सोचा था आज मिल जाएगी तो पूरा गुस्सा उतार दूंगी उसे पर नहीं, ये लड़की तो कहीं गायब से हो गई है। और मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि हो ना हो हॉस्पिटल में ही गई है। एक तो आदित्य कुछ बताया नहीं और इसके लिए बहन समझती क्या है खुद को, इस तुम्हें छोड़ूंगी नहीं इस अग्निवर्धा को। कहते हुए गुस्से में बौखला जाती है। वही उसका ऐसी हालत देखकर आयना उसके दोनों हाथ पकड़कर अपनी तरफ करते हुए, मौली शांत हो जाओ। ये कॉलेज है, अगर तुम कुछ भी करोगी तो इसका इफेक्ट तुम्हें ही होगा और तुम जानती हो ना कि लव की फैमिली में क्या प्रॉब्लम स्टार्ट हैं। तो बेहतर यही होगा कि तुम उन्हें सपोर्ट करो और अग्निवर्धा से जितना हो सके उतनी दूरी बना लो, क्योंकि वो इंसान कितना खतरनाक है यह मैं क्या पूरी दुनिया जानती है। कहते कहते उसे शांत करने लगती है तो मौली कुछ सोचते हुए, मेरी भी फैमिली कोई आम फैमिली नहीं है।
आयना मैं बस एक नॉर्मल फैमिली से रहती हूँ। इसी वजह से सभी को यही लग रहा है फैमिली एक कॉमिक फैमिली है। पर मैं अपने दादा से कहकर इस इमली का खेल तो खत्म करवा कर ही रहूंगी। मेरे प्यार को जो भी मुझे छीनने की कोशिश करेगा उसके साथ बुरा ही होगा। कहते हुए वह गहरी सांस लेती है और वहां से चली जाती है। वही उसके ऐसी बातों को सुनकर आयना पूरी तरह से परेशान हो जाती है। वो अपना सर हिलाकर वहां से चली जाती है। तभी वहां पर एक काला साया ये सब देख रहा था। वो अपने मोबाइल को निकालकर जो वीडियो हो उसने बनाया था वो किसी को भेज देता है और एक गहरी सांस लेकर अपने दोनों हाथ पैर के पॉकेट में डाले वहां से गायब हो जाता है। अग्नि कनक को अपने साथ बास्केटबॉल के प्लेग्राउंड में लाता है। वो वहां पर उसे एक कमरे में ले जाता है जो खाली है। उसे कमरे में ले जाकर बिना देर किए दरवाजे को अंदर से लॉक करके कनक की तरफ देखने लगता है, जिससे कनक अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, अग्नि तुम कर क्या रहे हो? तुम ठीक तो हो? कॉलेज के सामने तुमने क्या कहा? तुम्हें याद भी है? एक तो घर में इतने सारे प्रॉब्लम स्टार्ट हैं और तुम ये सब कर रहे हो। पता है क्या होगा इसवी का असर? मेरे घर में पहले ही कम तमाशा नहीं है और तुम जो ये कर रहे हो ना उस महाभारत शुरू हो जाएगा और मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में कोई महाभारत तुम्हारी वजह से शुरू हो। तो बेहतर यही है कि वो सब कुछ हटा दो जो हमारे बीच अफवाह चल रही है। कहते हुए कनक एक गहरी सांस लेते हैं और अग्नि को ही देता है, जो आराम के साथ एक जगह से टेक लगाए अपने दोनों हाथ पहन के पॉकेट में डाले बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ रिलैक्स होकर उसे देख रहा था। वही उसे ऐसे रिलैक्स देखकर कनक अपने दोनों हाथ अपने सर पर रखकर, तुम मेरी बात सुन रहे हो? मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ। तुम जानते हो ना कल क्या हुआ था? तो तुम इतने रिलैक्स कैसे हो सकते हो? पहले ही घर में इतने सारे प्रॉब्लम स्टार्ट हैं और ऊपर से तुम अग्नि सोचो इस बारे में। और वैसे भी हम दोनों जितना हो सके उतना दूरी ही अच्छे हैं, क्योंकि अभी जो घर की सिचुएशन स्टार्ट है मेरे घर में उससे मुझे नहीं लगता कि इसका कोई फ्यूचर है। अगर पापा को या भाई तो इस बारे में पता चलाना तो पक्का मेरा कॉलेज तो बंद कर ही देंगे, ऊपर से मुझे कहीं जाने भी नहीं देंगे और यह सब तुम्हारी बदौलत। कहते कहते कनक गहरी गहरी सांस लेने लगती है, क्योंकि उसने इतना जो सर बोल दिया था वही उसको जब शांत हुआ देखा है अग्नि तो वो अपने पोजीशन को चेंज कर देता है। अपने दोनों हाथ पान के पॉकेट से निकालकर कनक की तरफ बढ़ते हुए, तुम्हें क्या लगता है कोई भी अग्निवर्धा को रोक सकता है? किसी के अंदर इतना दम है जो अग्निवर्धा को तुमसे अलग कर दे? मैंने पहले ही कहा था कनक, आना तो तुम्हें मेरे ही पास है, बस तुम ही खुद को मुझसे दूर करती हो और इसी की ही आज तुम्हें पनिशमेंट मिल रही है। कनक जो पहले तो खुद को शांत कर रही थी पर अग्नि की ऐसी बड़ी ही बातों को सुनकर वो ना समझ में, मतलब कौन सी पनिशमेंट? अग्नि दीवार से उसके पीठ को लगा लेता है और उसके दोनों कंधे को पकड़कर उसकी आंखों में देखकर, यही कॉलेज में हर किसी को पता है कि हम दोनों के बीच कुछ चल रहा है, पर सबको ये लगता है कि तुम मेरे पीछे हो। इसे क्या कह सकते हैं? रही बात र्यूमर्स की तो अच्छे है ना, इससे सभी को यही लगेगा कि हम दोनों के बीच है, क्योंकि अग्निवर्धा जो किसी लड़की को भाव नहीं देता, पर कनक मल्होत्रा का क्या आते ही मुझे किस किया, मेरे साइड में बैठे जानबूझकर मेरे लिए टिफिन लाया, इस कॉलेज में क्या फैलेगा? कहते कहते वो मुस्कुराने लगता है। वही उषा की बात को सुनकर कनक अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके अपने चेहरे पर हैरानी वाले एक्सप्रेशन लिए, तुम अच्छे से जानते हो ये सब मैं बिल्कुल भी नहीं किया है, ये सब मुझे करवाया गया है। मेरे साइड में टिफिन का बॉक्स वो लड़कियां देती थी जो मुझे तुम्हें देना पड़ता था, और बैठना ये सर ने खुद डिसाइड किया था, और किस की बात तो तुम छोड़ दो, वह तो। कहते कहते कनक शांत हो जाती है। वही उसे इतना शांत देखकर अग्नि उसके दोनों गालों को सिहालते हुए, नहीं कह पाए पर देखने वाले को क्या लगेगा? तुम्हें ने जानबूझकर ये सब किया है। वैसे मजा बहुत आया था फर्स्ट ईयर में, जब तुम्हारा रोने वाला चेहरा, उसे चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि सबके सामने जाकर किस कर लूं। ऊपर से तुमने मुझे पूरी तरह से इग्नोर किया था। ये हरकत मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी तुम्हारी, क्योंकि मैं सबको इग्नोर करता हूँ और मुझे कोई नहीं, इसी वजह से ये सब हुआ है। वैसे आज के तमाशा में इतना जरूर है, कल तक तुम मिसेज वर्धा बनने वाली हो।
कहते हुए वो मुस्कुरा देता है। वही उसकी ऐसी बातों को सुनकर कनक का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो उसकी तरफ देखती है पर कुछ कहती नहीं, क्योंकि अग्नि ने जो किया था उसके बाद कॉलेज में एक बड़ा तूफान आ गया है। क्योंकि हर कोई अब यही समझेगा कि कनक और अग्नि दोनों ही रिलेशनशिप में हैं, जिससे कनक बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अग्नि को तो कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि कहने का कोई भी फायदा नहीं है, सुनने वाला तो वो है नहीं उसका। वही कनक को इतना शांत देखकर अग्नि उसके चेहरे को ऊपर कर देता है, जिससे कनक उसे सिर्फ देख रही थी। तो अग्नि नीचे झुककर उसके होठों पर पहले अपनी गर्म सांस छोड़ते लगता है, जिसे कनक उसको खुद से दूर करने के लिए अपने दोनों ही हाथ आगे लाने हैं वाली थी। वैसे ही उन दोनों हाथों को अग्नि अपने दोनों हाथों में पड़कर उसके पीठ से लगा लेता है और बिना देर किए उसके छींकों कस के पड़कर उसके होठों पर अपने होठों रखकर उसे लिक और सक कर लगता है, जिससे कनक अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेती है। उसका चेहरा पूरी तरह से टेंशन से भर जाता है। एक तो वो ऐसी जगह पर थे जहां पर पीछे एक खिड़की थी, और ऊपर से ये सब। कनक को बहुत ज्यादा परेशान होने लगी थी। वो अपना सरना में हिला रही थी, पर अग्नि अपनी ठंडी आंखों से उसे देखने लगता है, जिसे ना चाहते हुए भी कनक को शांत होना पड़ता है और अग्नि उसके होठों को पहले तो लिक करता है। पर जब कनक अपने होठों को नहीं खोलती है तो वह बिना देर किए उसे बाइट करने लगता है, जिससे न चाहते हुए भी कनक को अपने होठों को खोलना पड़ता है। और इसी का ही फायदा उठाकर अग्नि अपनी टंग को निकलकर उसके मुंह के अंदर डाल देता है और उसके पूरे मुंह को सक और लिक करने लगता है, जिससे कनक अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है। उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो एक गहरी सांस लेती हैं, पर उसे सांस लेने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि अग्नि ने अपनी गर्म सांसें उसके चेहरे पर जो छोड़ रखी थी। जब कनक को सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगती है तो अग्नि उसके होठों को छोड़कर उसके गर्दन में अपना चेहरा छुपा लेता है। जब कनक खुद को नॉर्मल कर पाती है तब एक गहरी सांस लेकर वो अग्नि की तरफ देखकर अपनी भरी हुई आंखों से अपने चेहरे पर एक मजाकिया भरी मुस्कुराहट लिया। हो गई तुम्हारी मन की शांति, अब और कुछ बचा है? चाहे तो वो सब कुछ कर दो जो तुम चाहते हो। वैसे भी तुमने कुछ रखा ही नहीं है मेरे पास, ना मेरी परमिशन नहीं कुछ और। कहते हुए वह गुस्से में उसको अपने से दूर धकेल कर वहां से रोते हुए चले जाते हैं। वही अग्नि यह सब देखकर अपनी आंखें पहले तो बंद कर देता है और फिर गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठियां बनाकर वही दीवार पर मार देता है, जिससे उसकी उंगलियों पर हल्के हल्के स्क्रैचेस लगने लगते हैं। वो गुस्से में बौखलाते हुए, आखिर क्यों जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है वही मुझे करना पड़ रही है तुम्हारे लिए। अब ये जो भी होगा ना वो तुम मेरी जिम्मेदारी है। प्यार से मान जाती तो कम तकलीफ होती। पर कहते वो वहां से चला जाता है। तभी कोई जो उसे खिड़की से थोड़ी दूरी पर था वो ये सब देख रहा था। अपने मोबाइल को निकालकर वो उसे खिड़की पर रखकर कहीं छुप जाता है। जब वो दोनों वहां से चले जाते हैं तब वो वहां पर आकर उसे वीडियो को देखा है, जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो चारों तरफ देखा है तो वहां पर उसे कोई नजर नहीं आता है, जिससे वो एक गहरी सांस लेकर वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ वर्धा इंटरप्राइजेज विक्रम अपनी केबिन में बैठा हुआ था और लैपटॉप की स्क्रीन में उसकी नज़र थी। दया वहां पर आ जाता है। वो उसके सामने 3 फाइल्स को आगे करके, बॉस ये है गोल्ड सिटी के मैप जो तीनों हमारे पास है, बाकी के 2 कहीं गायब हो चुके हैं। ये सुनकर विक्रम जो लैपटॉप की स्क्रीन को देख रहा था वह अपनी ठंडी नज़रों से दया की तरफ देखकर, तो तुम मुझे ये बताने के लिए यहाँ पर आए हो? विक्रम की ठंडी नज़रों को महसूस करके दया जल्दी से अपना सरनामे हिलाते हुए, नो बॉस वो मैप कल रात को ही गायब हो चुके हैं। और शक जा रहा है रणवीर मल्होत्रा पर, क्योंकि एक वही था जिसे उसे जगह के बारे में पता है और ऊपर से हमारे जो पेपर कोर्ट में दिए थे उन्हें अप्रूवल हो चुके हैं। हमें 2 दिन के बाद कोर्ट में जाना है, पर आपके साथ मैडम का भी होना जरूरी है। कहते कहते दया अपना सर झुका लेता है। वही उसकी इस बात को सुनकर विक्रम, मुझे बिल्कुल भी ये कोर्ट चक्री पसंद नहीं है, पर जाना तो पड़ेगा, आखिर में शादी की है और पूरी दुनिया को ये पता होना चाहिए।
ये सुनकर दया अपना सर झुका लेता है। वो कुछ सोचते होंगे। बॉस, एक बात पता चली है, रशियन माफिया की मीटिंग इस बार इंडिया में होने वाली है और इसी वजह से गॉडफादर ने आपको वहां पर बुलाया है। वो चाहते हैं कि आप इस बार की मीटिंग उनके साथ ज्वाइन कर ले। ये सुनकर विक्रम अपने चेहरे पर एक अजीब से मुस्कुराहट लिए, दया दया दया, तुम्हें ये भी बताना पड़ेगा कि मेरा टाइम कितना इम्पोर्टेंट है। अगर किसी को वर्धा से मिलना है तो उससे पहले अपॉइंटमेंट ली जाती है, वो गॉडफादर हो या कोई भी हो, और वर्धा के यहाँ सामने उसकी कोई औकात नहीं है। ये सुनकर दया अपना सर हिला देता है। वो विक्रम की तरफ देखा है, जिसका पूरा चेहरा ठंडा पड़ चुका था। उसके चेहरे पर एक शैतानियां देख रही थी, जिसे देखकर दया अपना सर हिला देता है और वहां से चला जाता है। वही दया के जाने के बाद विक्रम अपने मोबाइल को निकलता है और फिर कुछ सोचकर लैपटॉप की स्क्रीन पर कुछ टाइप करता है। कुछ ही देर बाद उसे घर की सीसीटीवी फुटेज आने लगती है, जहां पर विश्व और इमली दोनों ही बहुत ज्यादा मजे कर रहे थे। ये फुटेज गार्डन की थी, जहां पर इमली और विश्व और साथ ही साथ देवयानी बैठे कुछ खेल रहे थे। वही हंसते खेलते चेहरे को देखकर विक्रम के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाते हैं। वो स्क्रीन को जूम करके इमली के चेहरे के बेहद नजदीक कर लेता है। उसकी मुस्कुराहट को देखकर अपने चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए। शुगर, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल प्यारी और मीठी मीठी। आखिर तुम मेरी इमली हो जिसे खाना मुझे बहुत पसंद है। कहते रहते हो अपनी उंगलियों को स्क्रीन पर ले जाता है। वो उसके होठों को स्क्रीन में से ही सहलाने लगता है। इस समय उसकी आंखों में एक अलग से पागलपन था, होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट। वैसे ही स्क्रीन को देख रहा था, फिर कुछ सोच कर वो अपने मोबाइल को निकाल देता है और वैसे ही स्क्रीन को फिर से स्टॉप मोड से निकालकर अपने मोबाइल को देखकर कुछ टाइप करने लगता है। वही इमली जो विश्व को देखकर चिल्लाते हुए, विश्व बच्चा बस हो गया, कितना खेलोगे, तुमने तो सुबह से कुछ खाया नहीं है, चलो मामी के साथ कुछ खाओ। मम्मी, विश्व तापी खाएगा, विश्व की मम्मी विश्व को खिलागी। कहते कहते विश्व अपने दोनों हाथों से इमली के गालों को पकड़कर उसे सहलाने लगता है, जिसे देवयानी विश्व को देखकर बिल्कुल विक्रम पर गया है। विक्रम भी हमेशा ही बचपन में अपने हाथों से खाना यह उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद था, हमेशा ही मुझे तंग करता था और मैं थी जो अपना सारा गुस्सा इन पर उतरती थी। कहते हुए वो विश्व की गोलों को चूम लेती है, जिससे विश्व अपने होठों का पाउंड बना लेता है, जिसे देखकर इमली के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। वही इमली उसके होठों को सहलाते हुए, मेरा बच्चा तो बहुत क्यूट लग रहा है, चलो आपकी मम्मी आपको अपने हाथों से ही खिलाएगी, पर पहले आप दादी के साथ जो और फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं डाइनिंग टेबल पर खाना रखती हूँ। कहते हुए वह देवयानी की तरफ देखती है तो देवयानी अपना सर हिलाकर विश्व को अपनी गोदी में उठाकर ले जाने लगते हैं। वही विश्व बड़ी मासूमियत से इमली को देखा है तो इमली से फ्लाइंग किस दे देती है। इमली अपनी जगह से खड़े ही होने वाले थे कि तभी उसके मोबाइल पर एक के बाद एक नोटिफिकेशन आने लगते हैं, जिससे वह हैरान हो जाती हैं। वो जल्दी से अपने मोबाइल को ओपन करके देखते हैं तो उसकी आंखें छोटी छोटी हो जाती हैं। विक्रम ने उसे मैसेज किया था, जिससे वह देखकर इग्नोर करने ही वाली थी कि विक्रम का फिर से 3-4 मैसेज और आ गए, जिसे देखकर वो इरिटेट हो जाती हैं। इमली गहरी सांस लेकर मैसेज ओपन करते हैं तो सामने से विक्रम, सूजी साड़ी पहनकर तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, पर अगर तुमने अपना पल्लू ऊपर नहीं किया तो ये साड़ी कभी तुम्हें पहनना नहीं दूंगा। ये सुनकर इमली खुद को देखते हैं तो सच में उसका पल्लू तो नीचे था और आधे से थोड़ा सीन उसका दिख रहा था। वह हैरान होकर खुद को देखते हैं क्योंकि विश्व के साथ खेलने के चक्कर में उसने तो ये ध्यान ही दिया था। वह हैरान इसे अपने पल्लू को सही करके चारों तरफ देखते हैं तो गहरी सांस लेते हैं क्योंकि वहां पर उसे कोई भी नजर नहीं आता है। फिर कुछ सोचते हुए मोबाइल को देखकर, यहाँ पर तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा है, फिर इस इंसान को कैसे पता चल कहीं यह मुझ पर नज़र। कहते हुए वो उसे मैसेज टाइप करते हैं कि तुम हो कहाँ पर। विक्रम बड़े प्यार से, तुम्हारे दिल में शुगर। ये सुनकर इमली अजीब सा मुंह बनाते हुए
कोई लड़की अगर यह मैसेज देखते तो पक्का इसके ऊपर पागल हो जाती है, पर मैं पागल बिल्कुल नहीं हूँ इसके ऊपर। ऐसे मैसेज तो बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते हैं। मेरे दिल में तुम कभी भी नहीं। इससे अच्छा है कि मैं अपने दिल को ही ताला लगा दूं। तुम जैसे पागल को उसमें रखने से अच्छा है। कहते हो वह गहरी सांस लेती है। तभी विक्रम का उसे कॉल आ जाता है, जिससे उसका मोबाइल गिरते गिरते बच जाता है। वह गहरी सांस लेकर कॉल अटेंड करती है तो सामने से विक्रम अपने दोनों पर उसने जो टेबल पर रखे थे और लैपटॉप की स्क्रीन पर वो इमली को देख रहा था। उसे देखते हुए अपने चेहरे पर बड़ी अजीब से मुस्कुराहट लिए मुझे कोसते हुए तुम बहुत खूबसूरत लगती हो शुगर। विक्रम की बात पर इमली पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वह चारों तरफ देखते हुए, मैं और तुम्हें क्यों को कोसोगी? लगता है तुम्हें गलतफहमी हो गई है। मैं क्यों भला तुम्हें कुछ बोलने लगे? इतनी हिम्मत वह भी मेरी नहीं विक्रम वर्धा को बोलने की हिम्मत तो किसी की भी नहीं है। कहते हुए इमली मुंह बनाने लगती है। वही इस बात से अनजान कि कोई उसे देख रहा है। वही विक्रम उसके चेहरे को देखते हुए, पर लगा तो नहीं रहा है। और तुमने बात तो सही की है, विक्रम वर्धा को बोलने की हिम्मत किसी में नहीं है। पर क्या है ना उसकी शुगर आजकल उसे बहुत ज्यादा बोलने लगे हैं और इतना याद करती है कि यहाँ तक मुझे महसूस होता है। मेरा दिल हमेशा ही यही कहता है कि तुम मेरे बारे में सोच रही हो तो मेरा दिल गलत तो नहीं हो सकता ना। ये सुनकर इमली बिना सोचे समझे, क्या सच में तुम्हारे अंदर दिल है? कहते कहते इमली अपने दांतों तले अपनी जीभ को काट लेती है और अपनी एक आंख बंद कर लेती है। उसे अब पता चला कि उसने बोलने के चक्कर में क्या बोल दिया। वही उसकी इस बात को सुनकर विक्रम बड़े अजीब तरह से मुस्कुराते हुए, अगर शुगर मेरे अंदर दिल ना होता तो मेरा एक परिवार भी नहीं होता और ना ही तुम यहाँ पर होती। तुम्हें पता है जिसके अंदर दिल नहीं होता है वह क्या क्या करता है? जानना चाहती हूँ। चलो आज रात तुम्हें पता चलेगा कि एक हार्टलेस पर्सन क्या क्या करता है। कहते हुए वो मुस्कुराकर कॉल कट कर देता है। वही उसकी ऐसी डरावनी हंसी सुनकर इमली अपने दिल पर हाथ रखकर, सच में यह इंसान मुझे एक दिन हार्ट अटैक देखकर ही मानेगा। मतलब क्या जरूरत थी मुझे ज्यादा बोलने की? अब पता नहीं ये क्या करेगा मेरे साथ। एक तो इसकी डरावनी बातें और हरकतें, सुबह तो उसने लगभग मुझे मार ही डालने का प्लान बनाया था और अब तो। कहते कहते इमली का पूरा चेहरा सफेद पड़ जाता है। वह अपने दोनों हाथ जमीन पर मरने लगती है जैसे वह अपना गुस्सा उतारने लग रही है। वही उसे ऐसे करते हुए देखकर वहां खड़े दो फीमेल सर्वेंट उसके पास आते हुए, मैडम सब कुछ ठीक तो है, आपको जो चाहिए? ये सुनकर इमली को पता चलता है कि उसने क्या किया है। वो अपने बाल को सही करते अपने चेहरे पर जैसे तैसे जबरदस्ती मुस्कुराहट लाकर अपनी जगह पर खड़ी होकर अपने दोनों हाथ आगे करके, नहीं कुछ नहीं बस ऐसे ही, आप लोग अपना काम कीजिए, मैं चलती हूँ। कहते हुए इमली बड़ी प्यारी बड़ी मुस्कुराहट के साथ उन दोनों को देखकर चली जाती हैं। वही वो दोनों भी इमली की मुस्कुराहट पर अपना सर हिला देते हैं और वहां से जैसे तैसे करके निकल जाती हैं, क्योंकि उसे अपनी की हुई हरकतों पर बहुत ही ज्यादा अजीब सा महसूस हो रहा था। वही वो सर्वेंट एक दूसरे को देखते हैं, फिर अपना सर हिलाकर काम करने में लग जाते हैं कि विक्रम जो स्क्रीन पर इमली की हर एक हरकतों को देख रहा था, उसके चेहरे पर हर किसी मुस्कुराहट आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए स्क्रीन को देखकर सांस लेता है, लैपटॉप को बंद करके चेयर पर लीन होकर अपनी आंखें बंद करके खुद से ही, हम नॉट बैड शुगर, इतनी इनोसेंट समझ नहीं आ रहा है क्या? आगे क्या होगा? पर जो भी होगा वह बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। अब आएगा मजा जब तुम्हें सब कुछ पता चला जाएगा, तुम्हारी नफरत बढ़ती जाएगी, तुम खुद को बदलने के लिए मजबूर हो जाओगे। मुझे तो उसे दिन का इंतजार है जिस दिन। कहते हुए अपने डेस्क पर वो अपने हाथ को रखकर पियानो पर जैसे उंगली बजाते हैं वैसे उसे पर बजने लगता है और कुछ गुनगुनाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ तारा कॉलेज से सीधा कॉफी शॉप में आई हुई थी। वो कॉफी शॉप में आती है जहां आपकी काफी उसे हमेशा ही पसंद आई थी। वो वहां पर आकर एक खाली चेयर को देखकर उसे पर बैठ जाते हैं और वेट्रेस को एक कोल्ड कॉफी लाने को कहकर खुद मोबाइल में कुछ टाइप करने लगती हैं। तभी वो महसूस करते हैं कि कोई उसके सामने बैठा हुआ है
जिससे वो अपनी नज़र मोबाइल से हटकर सामने करते हैं तो उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं क्योंकि सामने आयुष उसे नजर आता है। तारा आयुष को देखकर, क्या तुम्हें यही जगह मिली थी? वैसे क्या तुम मेरे पीछा कर रहे हो? आयुष मल्होत्रा, लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं तुम जैसे इंसान को क्या कहूँ जो खूबसूरती के पीछे इतना पागल है। क्या आज वो मेरे पीछे आ रहा है? ये सबसे अलग बात है। अब तुम यहाँ से उठ रहे हो या बड़ी अदा के साथ तुम्हें यहाँ से उठाओ? ये सुनकर आयुष मुस्कुरा देता है। तभी वहां पर मैनेजर जाकर अपना सर झुका देता है तो तारा को कुछ भी समझ नहीं आता। तो मैनेजर मुस्कुराते हुए, मिस, ये टेबल पहले से ही बुक की गई थी मिस्टर मल्होत्रा ने, आप यहाँ पर आकर बैठ गई हैं। तब तक तारा ने मंगाई हुई कोल्ड कॉफी भी आ गई थी जिसे आयुष पीने लगता है और वही मैनेजर की बात सुनकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है। इसको देखते हैं जो उसे ही बिना किसी एक्सप्रेशन के देख रहा था। उसके चेहरे पर तो गिल्ट था पर वो करने को तैयारी नहीं थी। वो मैनेजर पर गुस्से में चिल्लाते हुए, टेबल बुक थी तो आपने मुझे पहले इस बारे में क्यों नहीं बताया? और वैसे भी इतनी सारी चेयर्स खाली हैं, उन पर इन्हें बैठा दो ना, जरूरी तो नहीं है यहाँ पर वह बैठे। कहते हुए वो आयुष की तरफ देखती है तो आयुष मैनेजर की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए, मैनेजर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हैंडल कर लूँगा, आप जा सकते हैं, अपना काम कीजिए, वैसे भी मैं अपनी चीज़ों को लेना बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तारा की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है। वही उसकी बातों को सुनकर तारा अपनी आंखें छोटी कर लेती है पर आयुष को तो जैसे इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस मुस्कुराते हुए तारा को देख रहा था जिससे तारा इरिटेट होकर, अब मुझे ऐसी पागलों की तरह क्यों देख रहे हो? और यह होश क्यों को रहे हो? और मेरी कॉपी क्यों तुमने ली है? क्या मल्होत्रा खानदान में इतने पैसे नहीं हैं कि एक कॉफ़ी खरीद सके? आयुष कॉफ़ी को देखकर बड़ी मासूम से, कॉफ़ी के तो पैसे नहीं हैं खानदान में मेरे, पर हाँ मेरे पास इतने पैसे हैं कि तुम्हारे गले में मेरे नाम का मंगलसूत्र में दे सकता हूँ, क्या कहती हूँ? ये सुनकर तारा गहरी सांस लेकर, आखिर तुम चाहते क्या हो? आयुष अपना सरना ने हिलाते हुए अपने दोनों हाथ आपस में फोल्ड किया, अपनी पीठ चेयर से लगाकर लीन होते हुए, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए और जहां तक देखा जाए तो यह मेरी ही जगह थी और मैंने ही बुक कर लिया था। तुम्हें शायद यहाँ के रूल्स पता नहीं हैं। क्या कर सकते हैं, वर्धा फैमिली ने रूल्स बताए होंगे तब तुम्हें पता होगा ना। लोगों पर चिल्लाना, अपना गुस्सा उतारना, ऐसे ही पावर दिखाना, यही आता है ना तुम्हें? वैसे सोचा तो तुमसे बात कर लो पर अब नहीं लगता है कि मैं तुमसे कुछ बात कर सकता हूँ। ये खूबसूरती का लेकर घमंड बैठ रही हूँ ना, ये घमंड बस कुछ वक्त का ही है। और राहु बात, मैंने तुम्हें रिजल्ट क्यों किया ये तुम्हें समझाना आना चाहिए था, पर शायद तुम्हारे अंदर इतना दिमाग ही नहीं है जो तुम समझ सको। एंजॉय योर कॉफ़ी, यह तो मैं खराब कर दी है तो अभी मेरी तरफ से एक कॉफ़ी तुम्हारे लिए, मैं किसी का उधर नहीं छोड़ना। कहते हुए इतना सारा लंबा लेक्चर वह तारा को देता है जिससे तारा सिर्फ उसे देख रही थी। वो कॉफी को वैसे ही टेबल पर रख वहां से मुस्कुरा कर चला जाता है। वही उसकी ऐसी बातों को सुनकर तारा पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वो ब्लैक होकर सिर्फ और सिर्फ आयुष को जाते हुए देख रही थी तो कभी उसे कॉफी को जिसे अभी अभी आयुष ने पिया हुआ था उसने सिर्फ थोड़ी सी पी हुई थी, जिसे देखकर तारा एक गहरी सांस लेती है। एक वेट्रेस जब उसे कॉफी को लेने को आती है तो वो उसे ना का इशारा करके नई वाली कॉफी फिर से उन्हें दे देती है और आयुष की झूठी कॉफी पीने लगते हैं। वही आयुष अपनी कर में बैठे एक गहरी सांस लेकर, लगा था तुमसे बात कर दो, तुम तो बहुत बदल गई हो, अब लगता नहीं है कि तुम वह पहले वाली तारा हो जो मेरी अनकही बातें भी समझ जाती थी। शायद सब कुछ बदल गया है। चल आयुष, अपनी जिंदगी में और भी काम है। आज उसने साथ छोड़ दिया है, कल पता कोई और तेरा साथ छोड़ दे। कहते हुए अपनी आंखों पर सनग्लासेस लगाकर कास्ट आउट कर देता है। वही रात का वक्त, वर्धा फैमिली डाइनिंग टेबल। सभी डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे शिवाय विक्रम को छोड़कर। विक्रम को न देखकर महेंद्र सौम्या से,
यह विक्रम कहाँ पर चला गया? रात के 9:30 बज चुके हैं और यह अभी काम कर रहा है। ये सुनकर सौम्या इमली की तरफ देखती हूँ, जो विश्व को खाना खिला रही थी, फिर देवयानी की तरफ जो अपना सर नाने में हिला रही थी। तभी उन्हें डाइनिंग टेबल की तरफ कोई आते हुए महसूस होता है, तो सब उसे तरफ देखने लगते हैं। विक्रम को आते हुए देखकर महेंद्र मुस्कुराते हुए, क्या दिन आ गए हैं जो सोचा नहीं वो हो रहा है। मुझे लगा आज भी तुम डाइनिंग टेबल पर नहीं आओगे। आखिर तुम्हें देखने के लिए हमें हफ्ते हफ्ते भर इंतजार करना पड़ता है। कर विक्रम अपनी आंखें छोटी छोटी करके महेंद्र की तरफ देखकर ताना मारना, होना दादाजी आपसे सीखना चाहिए। रही बात आने की तो अब आना तो पड़ेगा, आखिर आपकी प्यारी बहू और पोते गुस्सा हो जाएगा मुझ पर। और अब तो जानते हो ना, जब बीवी गुस्सा होती है तो क्या होता है, क्यों सही करना दादी। कहते हुए वह सौम्या की तरफ देखकर एक आंख मार देता है, जिससे सौम्या जी उसे आंखें दिखा देते हैं, तो वही महेंद्र उसे घूरने लगता है। जिसे विक्रम बड़ी ही प्यार तुमसे शक्ल बनाकर, दादाजी इतना भी मत देखे, दादी बुरा मान जाएगी। आप जानते हो ना दादी को गुस्सा दिलाना मतलब क्या है। और घर में हर किसी को पता है कि आपकी सबके सामने चल सकती हैं, पर मेरी दादी के सामने बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर महेंद्र खुद में ही बताते हुए, हाँ चले कि भी कैसे तुम्हारी दादी है ऐसी दादी का चमचा। उन्हें ऐसे खुद में गुदगुदाते हुए देखकर सौम्या जी कुछ कह रहे हैं, यहाँ तक सुनाई नहीं दे रहा है। नहीं नहीं, आपके सामने कहाँ हमारा मुंह खोलेगा सौम्या, आप तो हमारी धर्मपत्नी हैं, हम कहाँ आपको कुछ बोलेंगे, क्यों सही कहा ना। वो अपनी नजरें तिरछी करके विक्रम को देखना है, जो मुस्कुराए से जा रहा था। वही उनसे बातें करते हुए देखकर सौम्या उन्हें आंखें दिखाकर, क्या कह रहे हैं आप, मैं आपको कुछ कहती हूँ। आप कैसी बातें सुनकर मेरा पर पोता क्या सोचेगा मेरे बारे में कि मैं उनके दादाजी को डरती धमकाती हूँ। आपने सच में मुझे हर किसी के सामने बड़ा बनाने में ही तो ले हुए हैं, जो मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी है। कहते हुए उन दोनों के लोग जोक शुरू होती। वहीं इमली विश्व को खाना खिलाने के बाद उसे अपने साइड में बैठा देती हैं, और उसके दूसरे साइड तो विक्रम बेटा हुआ था। वो इमली को ही देख रहा था, जिसे देखकर इमली अपनी नजरें बार बार इधर उधर कर रही थी। तभी उसे अपने थाए कुछ महसूस होता है, जिससे वह गहरी सांस लेकर विक्रम की तरफ देखती है, जो उसे देखकर एक आंख मार देता है, जिसकी वजह से वह झेप जाती हैं और चारों तरफ देखते हैं तो उन दोनों को कोई नहीं देख रहा था। वही इमली को ऐसे चारों तरफ देखते हुए देखकर देवयानी परेशानी से, क्या हुआ बच्चा, किसे ढूंढ रही हूँ, कुछ चाहिए तुम्हें। ये सुनकर इमली अपना सरना में हिलाते हुए, नहीं नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं, कुछ नहीं चाहिए, बस ऐसे ही। कहते हुए वह विक्रम का हाथ अपने थाई हटाने की कोशिश करती है। इस कोशिश के चक्कर में विक्रम उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे इमली उसे देखने लगती है, तो विक्रम उसका हाथ और कस के पकड़ लेता है, जिससे उसके हाथों में पड़ा हुआ चम्मच नीचे गिर जाता है, जिससे हर किसी की नज़र जैसे इमली पर ठहर सी जाती है, और इमली बस अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके सामने देखने लगती हैं। उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि वो 1 इंच हिली तो उसकी जान जा सकती है, क्योंकि अभी जो विक्रम का हाथ इमली के थाई पर है, वो बहुत ही ज़्यादा अजीब तरह से मूव कर रहा था, और ऊपर से उसका हाथ उसके सेंसिटिव पार्ट्स पर थे, जिन्हें महसूस करके इमली की सांस बढ़ने लगी थी। वही इमली की ऐसी हालत को देखकर देवयानी इमली के चेहरे को देखकर, इमली बेटा तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है, ये लाल क्यों हो रहा है, और चम्मच कैसे गिर गया, रुको मैं किसी सर्वेंट को भेजती हूँ, तुम दूसरे चम्मच से खा लो। ये सुनकर इमली दोनों ही हाथ आगे करके, नहीं नहीं माँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कर दूंगी, छोटी सी तो बातें हैं, मैं खुद कर लूंगी ना, आप लोग अपना डिनर कीजिए, मैं समझता हूँ। कहते हुए वो अपनी नीली आंखें तिरछी करके विक्रम को देखने लगती हैं, जो बड़े आराम के साथ खा रहा था, जिसे देखकर इमली की आंखें और भी ज़्यादा छोटी हो जाती हैं। वो गहरी सांस लेकर विक्रम का हाथ पकड़कर जल्दी से चम्मच को उठाने लगते हैं, और उठाने के चक्कर में वह अपनी आंखें बंद करके अपने दांतों तले होठों को दबा लेती हैं, और जल्दी से चम्मच उठाकर विक्रम की तरफ देखती हैं, तो उसे ही देखकर एक आंख मार देता है,
जिसे देखकर इमली झेप जाती है। वो जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ करके अपने हाथों की मुठियां बनाकर गहरी सांस लेकर खाना खाने लगती है। वो गहरी गहरी सांस भी ले रही थी और अपना चेहरा नीचे पूरी तरह से झुकाया हुआ था, क्योंकि वह अपने चेहरे के एक्सप्रेशन किसी को भी दिखाना नहीं चाहती थी। जब वो अपना खाना कंप्लीट करती है तो जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हो जाती है, जिससे विक्रम अपना हाथ इमली से दूर करके उसकी तरफ देखने लगता है। वही इमली विश्व को अपनी गोद में उठाकर, आप सभी डिनर कर लीजिए, मैं इसे सुला कर आता हूँ, कहते हुए वो बिना विक्रम की तरफ देख वहां से चली जाती है। वही विक्रम बस मुस्कुराए जा रहा था। तभी महेंद्रा उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर, आजकल सौम्या जी आपके लाडले साहब मुस्कुराने लगे हैं, वह भी बिना वजह हैं। लगता है आपके बेटे पर कोई नशा छाने लगा है, और यह नशा कहीं हमारी बहू तो नहीं ना। वैसे खुशी बहुत हो रही है, इतने सालों बाद जो मुस्कुराहट देखने को मिल रही है वो भी बिना वजह। कहते हुए वो मुस्कुराने लगते हैं। उनकी ऐसी बात को सुनकर विक्रम के चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वो कहीं गायब सी हो जाती है। वह महेंद्रा की तरफ देखा है तो बस मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था, जिसे देखकर विक्रम कुछ भी नहीं कहता और अपना डिनर करने लगता है। महेंद्र उसे शांत बैठे हुए देखकर, क्या हुआ लाडले साहब, आज कुछ बोलेंगे नहीं, ऐसे शांत, हमें बहुत टेंशन आने लगी है, कहते हुए महेंद्र मुस्कुराते हुए इसे देखने लगता है। वही उसकी ऐसी बातें सुनकर विक्रम अपनी शांत आवाज में, दादाजी कुछ बातों को छोड़ना की भलाई होती है, आपको तो पता है मुझे बिना वजह बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस पर महेंद्र संग्राम की तरफ देखते हैं तो संग्राम मुस्कुरा देता है। ऐसे ही सभी मुस्कुराते हुए डिनर करने लगते हैं। डिनर करने के बाद सभी हाल में बैठ जाते हैं शिवाय विक्रम, अग्नि और तारा छोड़कर। वही विक्रम को जाते हुए देखकर महेंद्र सौम्या जी से, अब तो आप खुश होंगे ना, आखिर आपके बेटे को कोई सही रास्ते पर लाने वाली आ गए हैं। अब इसे रात के डिनर के समय घर दिखता है और सुबह के ब्रेकफास्ट में परिवार दिखता है, नहीं तो हमने सोचा ही नहीं था कि कभी यह शादी करके एक साथ डिनर के लिए हमारे साथ बैठेगा। अच्छा हुआ इसने अपनी ही मर्जी से शादी कर ली, नहीं तो हमें बहुत टेंशन आने लगी थी कि कहाँ से इसके लिए लड़की ढूंढो। ये सुनकर सौम्या जी अपना कर हिलाते हुए, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप नहीं मेरे बेटे के लिए बहू लाई हैं। उसने खुद से ही अपनी पसंद से शादी कर ली है, मैं तो उसके पसंद से बहुत खुश हूँ। मुझे वैसे भी इमली पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी, बस फर्क इतना था कि उनकी उम्र की वजह से आप शादी हो चुकी हैं, तो अच्छा ही है। अब हम आगे क्या करें। 2 दिन के बाद इमली का बर्थडे है और गायत्री का फ़ोन आया था। वह कह रही है कि बर्थडे के दिन हम उनकी एंगेजमेंट करवा दे। वह चाहती है कि रिश्तेदारी हो जाए और सभी के सामने हमारा रिश्तेदारी की खबर आ जाए, जिससे हमारी दुश्मनी भी खत्म हो जाए। ये सुनकर देवयानी कुछ सोचते हुए, पर विक्रम ने कहा था कि इमली और विश्व का एक दिन में ही बर्थडे आता है, तो हम क्या करें, इमली का बर्थडे हम वहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर विश्व का बर्थडे। इस बारे में मुझे विक्रम से बात करनी पड़ेगी। मैं चाहती हूँ कि दोनों एक साथ ही अपना केक बर्थडे का कट करें और इमली के बर्थडे के दिन हम विश्व को भी मल्होत्रा पैलेस में लेकर जाएंगे ना। ये सुनकर महेंद्रा जल्दी से, देवयानी बेटा ये कुछ कहने की बात है, विश्व हमारा पोता है और दुनिया के सामने आज नहीं तो कल उसे आना ही है, मैं इस बारे में विक्रम से बात करूंगा। ये सुनकर सौम्या गहरी सांस लेकर, इससे मल्होत्रा खानदान का नाम शायद से खराब हो सकता है, शादी से पहले ये सब समझ नहीं आ रहा है, क्या करें। हमें एक बार विक्रम और इमली से इस बारे में बात करनी पड़ेगी। देवयानी उदासी भरी आवाज में, इमली से इस बारे में हम बात करके भी कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि उसे बच्चों को तो पता ही नहीं है उसका बेटा विश्व है। मुझे तो अब उसके लिए इतना बुरा लग रहा है कि मैं कह नहीं सकती। उसने तो अपनी जिंदगी में बचपन से लेकर अब तक सिर्फ दर्द ही सहे है। ऐसे ही सभी बात करते करते 11 बजे जाते हैं और सभी अपने अपने रूम की तरह बढ़ने लगते हैं। विक्रम के कमरे में विक्रम अभी बालकनी में खड़ा हुआ किसी से बात कर रहा था। मोबाइल पर इस समय उसके चेहरे पर पूरी तरह से ठंड एक्सप्रेशन थे। विक्रम अपनी ठंडी आवाज में,
दया, तुम अच्छे से जानते हो कि एक गलती की सजा क्या क्या हो सकती है। अब तक कैसे हमारा हम लौट उसके पास नहीं गया। तुम जानते हो ना उसे लॉट में क्या होता है। इतनी सारी सिक्योरिटी के बावजूद भी वह लॉट अभी क्लाइंट के पास कैसे गया नहीं। ये सुनकर दया अपने घबराई हुई आवाज में, बॉस, हमने उसे लॉट के बारे में इंफॉर्मेशन निकली है। वो अभी फ्लाइट से ना जाकर समुद्र के रास्ते से जा रहा है, क्योंकि एयरपोर्ट पर पहले से ही बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, जिसे उसे लॉट को ले जाना मुश्किल ही है, और ऊपर से सीबीआई वालों ने तो हम पर कड़ी नजर रखी है। ये सुनकर विक्रम कुछ सोचते हुए, दया, अक्सर कुछ चीज है जो दिखती नहीं वही होती है। तुमने इतना बड़ा डिसीजन उसके बिना पूछे कैसे ले लिया। ये सुनकर दया पूरी तरह से परेशानी में भर जाता है। वो अपने कांपती हुई आवाज में, वो बॉस, ऐसा नहीं है, मैं आपको कॉल करने ही वाला था, पर सब कुछ अर्जेंट में हो गया इसकी वजह से। विक्रम कुछ सोचते हुए पूरी तरह से शांत हो जाता है। उसकी शांति को महसूस करके दया के चेहरा काला पड़ जाता है। विक्रम की जैसे जैसे शांति को महसूस करता है दया, वैसे वैसे उसकी दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। तभी विक्रम अपनी ठंडी आवाज में, हमारे जितने भी लॉट हैं वो सारे वापस अपने पास लाने के लिए कहा, और कल सुबह मुझे गोदान में तुम सभी मिलो। कहते हुए वो कॉल कट करके वही सोफे पर बैठ जाता है और किसी गहरी सोच में चला जाता है। उसका चेहरा पूरी तरह से ठंड पड़ जाता है। वो कुछ सोचकर साइड में रखे हुए सिगरेट के बॉक्स में से सिगरेट को निकालकर उसके कश में लगता है। विक्रम सिगरेट के पास रहते हुए, ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम ही इस सब में हो। अगर सच में तुम इस खेल में आ रहे हो, बहुत मजा आने वाला है। कहते हुए विक्रम के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाने लगती है। वो सिगरेट के कर लेते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। करीब 2 सिगरेट पीने के बाद विक्रम अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और एक गहरी सांस लेकर अपनी आंखें खोल देता है। इस समय उसकी आंखें पूरी तरह से ठंडी हो चुकी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब से एक्सप्रेशन थे। वो चांद की रोशनी को देख रहा था कि जैसे उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। वो कुछ सोचते हुए अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। जैसे ही वो रूम में आता है तो देखा है इमली विश्व को सुला रही है। उसे ऐसे विश्व को सुलाते हुए देखकर एक गहरी सांस लेता है। वही इमली विश्व को सुलाकर अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। वो जैसे ही बेड खड़ी होती है तो सामने उसे विक्रम नजर आता है, जो इसको ही देख रहा था, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। वो वहां से जाने ही वाली थी कि तब तक विक्रम उसके पास आकर उसके कमर को अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे इमली अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगती है। विक्रम इमली के होती पर अपने होठों को 1 सेकंड के लिए रखकर फिर से अलग करते हुए उसकी हैरान हुई आंखों को देखा है। इमली कुछ बोलते ही वाली थी, उससे पहले ही विक्रम उसके होठों पर अपने अंगूठे को रखकर उसे उसके होठों को रब करते हुए, तुम्हारे ये होंठ हर एक नशे को छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं। कितना तड़पा हूँ इस नशे के लिए, हर एक रात मेरी इस नशे की याद में जा चुकी है। ना तो मुझे सुकून से नींद आती थी और ना ही मेरा दिन जाता था, हर वक्त सिर्फ इन्हें कहीं ख्याल मेरे दिमाग में रहता था। रहते हुए वो उसे गोद में उठा लेता है, जिससे इमली अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे कुछ बोलते ही वाली थी कि विक्रम उसे आंखों से ही विश्व की तरफ इशारा कर देता है, जिससे इमली की आंखें छोटी हो जाती हैं। विक्रम उसे रूम में ले जाता है, जहां पर पहले से ही पेंटिंग बनी हुई थी, जिसमें उसने इमली को पहली बार ले गया था। उसे रूम में लाकर इमली उसे बस देखते ही रहती है। इमली को सोफे पर बैठकर उसके दोनों तरफ अपने दोनों हाथ रखकर उसकी आंखों में देखकर, शुगर, तुम्हें पता है तुमने मुझे क्या कहा था, हार्टलेस पर्सन। तो तुम्हें जानना चाहिए कि जिसके पास दिल नहीं होता है वो क्या क्या करता है। कहते हुए वो मुस्कुराने लगता है। वही उसकी ऐसी पागलों वाली बातों को सुनकर इमली को बहुत ही ज्यादा अजीब सा महसूस होने लगता है। वो बस अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगती हैं। उसे विक्रम की बातों में एक अलग सा पागलपन देख रहा था। उसे अब कहीं ना कहीं उसकी बातों से डर लग रहा था, जिससे उसके पूरे बॉडी में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो उसके सीने पर अपने हाथ रखकर उसे देखने लगती है।
वही उसे ऐसे करते हुए देखकर विक्रम उसके दोनों हाथ पकड़कर पीछे की ओर कर देता है, जिससे इमली और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो बस उसे देख रही थी तो विक्रम बिना देर किए उसके साड़ी के पल्लू को निकलने लगता है, जिससे इमली पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वो कुछ बोलने को हो रही थी, तभी विक्रम धीरे से, शुगर ये रूम साउंड प्रूफ नहीं है, अगर गलती से भी एक आवाज से निकल गया तो तुम्हें ही तुम्हारे बेटे को जवाब देना है। मैं तो उसे सब कुछ बता दूंगा पर तुम्हें मेरा जवाब बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। कहते हुए वो उसे देखकर मुस्कुराने लगता है। वही उसके ऐसी बातों को सुनकर इमली के पास कुछ भी नहीं बचा था। वो उसे पर चिल्लाना तो चाहती थी, पर चिल्लाती कैसे हैं क्योंकि बाहर विश्व जो सो रहा था। करीब 1 घंटे बाद इमली पूरी तरह से बिना कपड़ों की सोफे पर लेटे हुए थी और वही सामने विक्रम जिसने लाइट ऑन की हुई थी, वो उसे पेंटिंग को देख रहा था। इस समय विक्रम ने भी कुछ भी नहीं पहना था। ये देखकर इमली अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वह और ज्यादा बेशर्मी देखे। वो बस आंखें बंद करके गहरी गहरी सांस लेने लगती थी। इस समय उसके हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसके पूरे शरीर पर जो निशान थे वह लाल लाल हो गए थे और वह गहरी गहरी सांस ले रही थी। वही इमली अपनी आंखें बंद किए हुए, आप और कितने बेशर्म बनोगे, पहले ही कम बेशर्म थे, जब और बना रहे हो जल्दी से कपड़े पहनो और उसे मेरी मदद करो। मुझे यहाँ पर ना ठीक से बैठा भी नहीं जा रहा है। एक तो पता नहीं कैसे मैं जंगली इंसान से शादी कर ली, जिसे थोड़ी भी रहम नहीं है। मुझ पर पूरी कमर दर्द कर रही है और ऊपर से मेरे लिए शरीर जिस पर तुमने ये काटा है, मैं 100% कह सकती हूँ कि तुम इंसान नहीं, एक इंसान की खाल में जानवर हो, कोई किसी को ऐसे काटता है। कहते कहते वो उसे गुस्से में देखने लगती है। वही उसकी बात पर विक्रम उसी के ही सामने कपड़े पहनने लगता है, जिसे इमली अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है, जिसे देखते विक्रम का पूरा चेहरा ठंडा हो जाता है। फिर भी वह अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाकर अपने कपड़े पहनने के बाद इमली को वैसे ही अपनी गोद में उठा लेता है, जिसे देखकर इमली पूरी तरह से भड़क जाती है। वो उसे पर भड़कते हुए, पागल इंसान, बाहर हमारा बच्चा सो रहा है और तुम मुझे उसके सामने ऐसे लेकर जा रहे हो। थोड़ी तो शर्म करो, मेरे ऊपर कुछ तो डालो, एक तो मैंने कुछ पहने नहीं है और है भगवान। कहते कहते मुंह से देखने लगते हैं। इमली का पूरा चेहरा शर्म की वजह से लाल हो चुका था और कुछ गुस्से की वजह से, क्योंकि एक तो वो बिना कपड़ों की थी और ऊपर से विक्रम उसे बाहर ऐसे ही ले जा रहा था, जिससे उसे और भी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। वही विक्रम बिना कुछ बोले उसे रूम के बाहर लाता है, जिससे इमली के अंदर थोड़ी एनर्जी थी, जिसकी वजह से वह अपने आप को ढकने की कोशिश करती है। वो जब ये देखी है कि विश्व हो चुका है तो एक राहत की सांस लेती है और अपनी जानलेवा नजरों से विक्रम को देखते हैं, जो उसे ही देखकर एक नॉटी स्माइल लिए उसे ही देख रहा था, जिसे देखकर इमली अपने मन में, बेशर्मी की भी कोई हद होती है, पर इसे देखकर तो मुझे आज पता चला कि बेशर्मी की कोई भी हद नहीं होती है। इस इंसान को हद का मतलब ही नहीं पता होगा, हर वक्त सिर्फ इसके अंदर कोई ना कोई भूत चढ़ा होता है जिससे मुझे परेशान कर सके। आज किस्मत अच्छी थी जो मेरे बच्चे की आंख नहीं खुली, अगर खुल जाती तो पता नहीं मेरा क्या होता। कहते हुए वो खुद को शांत करने में लग जाती है। उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वही विक्रम उसे फ्रेश करने लगता है, उसकी पूरी बॉडी को अच्छी तरह से क्लीन करता है, जिससे इमली की आंख लग जाती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक चुके थे और उसका पूरा शरीर मानो टूट ही चुका था। वो कब विक्रम के कंधे पर अपना कर रखती है ये खुद इमली को भी नहीं पता चलता है। वो गहरी नींद में चली जाती है। वही उसे ऐसे देखकर विक्रम अपना सर हिला देता है और उसे वैसे ही अपनी गोद में उठाए पहले उसे सोफे पर ले जाता है। वहां पर उसे लेटकर उसे को व्हाइट कलर का गाउन पहना देता है, जिससे वो कंफर्टेबल बेड पर सो जाए। वो उसे वैसे ही गोद में उठाकर विश्व के पास ले जाता है। नींद में ही विश्व इमली के सीने में अपना चेहरा छुपा लेता है, जिसे देखकर विक्रम के चेहरे पर कोई भी इमोशंस नहीं आते हैं। वो इमली और विश्व को देखा है, जिसका चेहरा लगभग उसे थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता दिख रहा था और उन दोनों की सोने की पोजीशन भी एक ही जैसे थी,
जिसे देखकर वो अपना सर हिला देता है, फिर वहां से वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है। वॉशरूम में आकर वो शावर के नीचे सीधा खड़ा हो जाता है, अपने दोनों हाथ दीवार से लगाए अपनी आंखें बंद कर लेता है। ठंडा पानी उसके शरीर पर जा रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर लेती और अपने हाथों की मुट्ठियां बना ली थी, जैसे वो खुद को किसी चीज के लिए कंट्रोल कर रहा है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। वो एक गहरी सांस लेता है, फिर वॉशरूम से बाहर आकर एक नज़र बेड की तरफ देखा है, जहां पर इमली और विश्व हो रहे थे। फिर एक ट्राउज़र को पहनकर जैसे ही वो बेड की तरफ जाने वाला था, तभी उसकी नज़र मिरर में चले जाते हैं। तो वो मिरर के सामने खड़ा होता है, तो उसके पूरे सीने पर इमली के नाखूनों के निशान थे, जिन्हें देखकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराते हैं को इमली को देखकर, आजकल मेरी शुगर मेरी बिल्ली बनती जा रही है, कहते हुए बड़ी अजीब तरह से मुस्कुरा देता है। और फिर कुछ सोचते हुए विश्व को एक नज़र देखता है, फिर बेड की दूसरी तरफ जाकर सो जाता है। वो सुन ही रहा था कि तब उसे सीने पर किसी का हाथ महसूस होता है, जिससे उसकी आंखें खुल जाती हैं और अपनी गर्दन तिरछी करके विश्व को देखता है, जिसका हाथ उसके सीने पर था और पैर उसके पेट पर, जिससे उसकी आंखें पूरी तरह से छोटी हो जाती हैं। वो उसके हाथ और पैर दोनों को ही एक तरफ करके फिर से करवट बदलकर सोने वाला था। वो अपने पीठ पर फिर से विश्व के पैरों को महसूस करते हैं। विक्रम अपनी गर्दन पीछे करके देखता है तो विश्व गहरी नींद में सो रहा था। ये देखकर वो कुछ सोचकर अपने साइड पर 2 तकिए लगाकर विश्व को आगे की ओर कर देता है और खुद विश्व की साइड में लेटकर इमली को गले लगाकर सोने लगता है। जब अपनी तरफ विश्व के पैरों को महसूस करता है तो फिर से विश्व के उसे साइड पर तकिए लगा देता है, क्योंकि बेड किंग साइज का था और जो बहुत ही ज्यादा बड़ा था। आराम के साथ 5 इंसान वहां पर सो सकते थे। इसी वजह से विक्रम दोनों साइड तकिए को लगाकर खुद आराम के साथ सो जाता है। सुबह का वक्त विक्रम की जब आंख खुलती है तो वो एक गहरी सांस लेकर बेड पर बैठ जाता है। वो दोनों तरफ देखा है तो उसके दोनों साइड में 2 नामूने सोए हुए थे। इमली जिसका पर विक्रम के पैरों पर था, तो वही विश्व पूरी तरह से अपने पैरों को विक्रम के पेट पर रखे हुए था। उन दोनों को अच्छे से सुलाकर वह वॉशरूम की तरफ जैसे ही बढ़ने वाला था, वैसे ही उसका मोबाइल वाइब्रेट होने लगता है, जिसे देखकर वह गहरी सांस लेता है और बिना देर के बालकनी की तरह बढ़ जाता है। बालकनी में आकर कॉल अटेंड करता है तो सामने से दया अपनी शांत आवाज में, बॉस रणवीर मल्होत्रा ने जो मैडम से पेपर साइन किए थे, उन्होंने वो कोर्ट में दे दिए हैं और वो कल ही उन्होंने 5 बजे दिए थे और आपकी मैरिज के पेपर अभी तक कोर्ट में नहीं गए हैं। ये सुनकर विक्रम मुस्कुराते हुए, ये तो अच्छी बात है, अब मजा आएगा, तुम्हें पता है ना उन पेपर्स का क्या करना है। दया अपना सर हिलाकर, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन निकाल दी है, कल तक उसके पेपर कहीं गायब हो जाएंगे। और एक बड़ी न्यूज़ सामने आ गई है, यही ना कि वर्धा के शेयर्स गिर चुके हैं। कहते कहते विक्रम का चेहरा पूरी तरह से ठंड पड़ जाता है, जिसे सुनकर दया शांत हो जाता है। तो विक्रम मुस्कुराते हुए, दया दया दया, खेल की बाजी तभी खेलनी चाहिए जब सामने वाला बाजीगर निकले, और जो खेल रहे हैं वो सिर्फ कुत्ते हैं। बाजीगर को तो आने दो, तभी तो मजा आएगा। ये सुनकर दया कर हिलाते हुए कुछ सोचकर, खुराना आपके साथ मीटिंग करना चाहता है। उसने कहा है कि अगर आपको आज टाइम है तो 4 बजे। इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है और वहां से सोचकर अपने कमरे में जाकर ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहनकर वो वहां से एक नज़र विश्व और इमली को देखकर चला जाता है। वही जैसे वो नीचे हॉल में आता है तो सामने संग्राम उसे बाहर जाते हुए देखकर, क्या बात है, आज सुबह सुबह काम पर? जहाँ तक मुझे पता था तुम आज घर पर थे, तुम्हें पता है ना आज क्या है? डैड, कुछ काम आ गया ऑफिस में तो वही जा रहा हूँ, और डोंट वरी, मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा। कहते हुए विक्रम जाने ही वाला था कि संग्राम से देखते हुए, संभाल कर जाना मल्होत्रा अब एक शेर बन चुका है। उसके मुंह से तुमने निवाला छीन लिया है तो वह तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा।
ये सुनकर विक्रम बहुत मुस्कुरा देता है और वहां से एक आंख मारकर संग्राम को चला जाता है। ये देखकर संग्राम अपना सर उदासी से हिला देता है। समझ नहीं आ रहा है कि इसके दिमाग में क्या चलता है। हमेशा हर एक बात को उल्टा ही सोचने लगता है। चेहरे पर तो डर नाम की कोई चीज नहीं दिखती। कहते हो वे संग्राम वहां से चला जाता है। वही विक्रम जब अपने कार की तरफ आता है तो वो एक नज़र चारों तरफ देखकर अपने आंखों पर सनग्लासेस पहनकर कार में बैठ जाता है। जैसे ही वो कार में बैठ जाता है वैसे ही वहां और 4 ब्लैक कलर की कार वहां पर आ जाते हैं। जैसे ही वर्धा पैलेस में विक्रम की कार निकल जाती है वैसे ही एक लड़की जिसने अपने होठों के बीचों बीच जो सिगरेट पड़ी हुई थी वो सामने विक्रम की कार को जाते हुए देख रही थी। उसकी जाती हुई कार को देखकर वो अपने मोबाइल को देखने लगती है। फिर कुछ सोचकर किसी को कॉल करती है। सामने से कॉल अटेंड होता है तो लड़की अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट लिए वो निकल चुका है। जरा संभल कर आगे और पीछे दो ब्लैक कलर की कार हैं। ये सुनकर सामने वाला कुछ कह देता है जिससे वो लड़की है एक गहरी सांस लेकर अपने उंगलियों में पड़ी हुई सिगरेट को नीचे जमीन फेंककर उसे मसलने लगती है और फिर अपने ब्लेजर को सही करके अपनी बाइक पर बैठ जाती है और बिना देर किए बाइक को फुल स्पीड में चलाकर विक्रम के कार का पीछा करने लगती है। वही विक्रम जो अपनी कार में बैठा हुआ था उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो अपने मोबाइल को निकलता है। उसमें कुछ ब्लू एंड रेड शो होने लगता है जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो सामने ड्राइवर को देखा है। ड्राइवर अपना सर हिलाकर एक बटन प्रेस कर देता है जिससे सारे कार एस का नंबर प्लेट बदल जाता है और सभी एक एक करके एक दूसरे के आगे पीछे आने लगती हैं जिससे पीछे जो लड़की विक्रम के कार को फॉलो कर रही थी वो कंफ्यूज हो जाते हैं और उससे थोड़ी दूरी बनाकर देखने लगती हैं। खुद से ही आखिर ये सब चल क्या रहा है। वो खुद से ही बातें कर रही थी। तभी उसे सिग्नल दिखता है जिससे वो पूरी तरह से टेंशन में आ जाती है। वो अपनी बाइक की स्पीड बढ़ाने वाली थी कि तब तक विक्रम की कार वहां से कहीं गायब सी हो चुकी थी जिससे वो लड़की सिग्नल के बीच फंस जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी जगह जहां पर हर तरफ एक जंगल और खंडार जैसा था पूरी तरह से सुनसान वहां पर चल रही थी 5 कार कितनी स्पीड से। वो पांचों एक जगह पर खड़े हो जाते हैं और उनमें से आ जाता है विक्रम। विक्रम जैसे ही बाहर आता है तो वहां पर पहले ही मौजूद था दया। दया का चेहरा पूरी तरह से टेंशन से भर चुका था और यहाँ तक कि वो पसीने में लगता हो चुका था। वही विक्रम बिना दया पर ध्यान दिए वहां से उसे जगह की तरफ बढ़ जाता है। जगह पर आकर रुक जाता है। उसके सामने एक बड़ा सी गुफा बने हुए थे। उसे गुफा को देखकर वो एक गहरी सांस लेता है। फिर अंदर जैसे ही आता है तो अंदर कुछ और ही माहौल था। वो गुफा जो बाहर से बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी। 10 कम ही विक्रम चला होगा अंदर एक बड़ा सा आलीशान महल देख रहा था। हम जैसे ही उसे गुफा के अंदर आता है तो सामने बाद एक महल था। उसे महल के अंदर जाकर वह सोफे पर बैठ जाता है। जैसे ही वो सोफे पर बैठ जाता है वैसे ही 10 आदमी अपने घुटनों के बल बैठकर अपना सर झुका लेते हैं और यहाँ तक कि दया भी अपना सर झुकाए उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। सभी के सर झुके हुए देखकर विक्रम गहरी सांस लेता है। इस समय उसका पूरा चेहरा ठंडा पड़ चुका था। वो अपने होठों के बीच और बीच सिगरेट को रख के उसे जला लेता है। जलने के बाद वह 2-3 काश लेकर अपनी ठंडी आवाज में सभी की तरफ देखकर टेल मी बिफोर आई फाइंड आउट कहते हुए वो अपनी ठंडी निगाहों से उन सभी को देखने लगता है जिन्होंने अपना सर नीचे झुकाया हुआ था। वो 10 है और वो 10 में से कोई भी अपना सर ऊपर नहीं कर रहा था। विक्रम अपनी जगह से खड़ा होते हुए, अगर 10 मिनट के अंदर तुम लोगों ने मुझे नहीं बताया कि यह सब किसने किया है तो खुद को तो नरक में ले जाओगे, साथ ही साथ अपनी फैमिली की भी बड़ी खुद के हाथों से चढ़ाओगे। नाउ चॉइस कहते हुए सिगरेट के काश लगता है और अपने गुस्से भरी आंखों से उन सभी को देखने लगता है। किसी के अंदर हिम्मत ही नहीं थी कि वह अपना सर उठाकर विक्रम को देखे। यहाँ तक कि दया के भी हाथ पैर कांप रहे थे। विक्रम घड़ी को देता है
तो सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं, जिसे देखकर उसके होठों पर एक अजीब मुस्कुराहट आ जाती है। वो वहीं सोफे पर बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद करके तरह से साइलेंट हो जाता है। वो कुछ भी नहीं करता, बस साइलेंट होकर गुनगुनाने लगता है। और वही उसकी गुनगुनाने की आवाज़ इतनी डरावनी थी। उस चार दीवारी में वो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी साउंड कर रही थी, जिससे वहाँ खड़े जितने भी लोग थे, उन सभी की दिल की धड़कन बढ़ने लगी थी। वो सभी बस यही दुआ कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी वो शख्स अपना नाम ले, जिससे ये साउंड बंद हो जाए। विक्रम अपनी आंखें बंद ही हुए था कि तभी 10 मिनट पूरे हो जाते हैं, और विक्रम जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, सामने एक शख्स जैसे तैसे करके अपने लड़खड़ाते पैरों से खड़ा हो जाता है और अपना सर नीचे झुका लेता है। वही उसे देखकर सभी सांस में सांस लेते हैं, पर सभी के चेहरे पर हल्का हल्का पसीने की बूंदें आने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता था आगे क्या होने वाला है। वही विक्रम उसे शख्स को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी सुनकर सभी अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं, जो खड़े थे, क्योंकि विक्रम बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।